बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। जूनियर साइंस टीचर का टेस्ट होने वाला है और इसी सिलसिले में हम जूनियर साइंस टीचर के साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं इस वीक। और इसमें आज हम आपके साथ फिजिक्स का टॉपिक डायनामिक्स, इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो टेस्ट में आ सकती हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम तमाम सब्जेक्ट्स के वीडियोस, नोट्स और टेस्ट आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो फिजिक्स के टॉपिक्स हमने जो अभी तक किए हैं, 2 लेक्चर्स हमारे हुए हैं, एक आज कर रहे हैं, एक पहले हो चुका था। तो ये मैकेनिक्स वाला पोर्शन तकरीबन हो जाएगा कंप्लीट आज वाले लेक्चर में। इसके बाद थर्मल फिजिक्स है, ये इंशाल्लाह कल या रात तक इसका वीडियो अपलोड हो जाएगा। ये जो 2 पोर्शन है इसमें से 6 MCQs आएंगे फिजिक्स के, और इस पोर्शन में 6 MCQs होंगे। तो ये समझ लें कि हाफ आपका इंशाल्लाह कल तक फिजिक्स हो जाएगा। उसके बाद हमें एक और लेक्चर वेव्स का होगा, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का होगा, ये दोनों एक साथ लेक्चर होंगे। देन एटॉमिक फिजिक्स का लेक्चर करेंगे, एंड न्यूक्लियर फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये सारे मेन लेक्चर्स होंगे हमारे जो कंप्लीट फिजिक्स के पोर्शन को कवर करेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 लेक्चर्स के अंदर पूरा फिजिक्स जो है कंप्लीट हो जाएगा। मैथमेटिक्स का डेली बेसिस पे रात को 11 बजे लाइव हम आते हैं, लाइव आपको पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स सिलेबस से, तो वो भी आप डेली बेसिस पे देख सकते हैं। इसके साथ हमने 10 दिनों के लिए एक कोर्स भी शुरू किया है। ये कोर्स क्या है? इस कोर्स में ये फायदा होगा कि हम डेली बेसिस पे पूरा पूरा सब्जेक्ट जितना भी सिलेबस है, मेन चीजें बताएंगे। उनके जो डिटेल लेक्चर्स हैं 5-6 रिकॉर्डेड, वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। उनके टेस्ट और नोट्स दिए जाएंगे। एक दिन में आपको पढ़ना है पूरा सब्जेक्ट, उसके बाद उसका टेस्ट होगा रात के टाइम। स्मार्टली पढ़ाएंगे, इसका नाम भी स्मार्ट क्लासेस रखा है ताकि सही तरीके से आपको 10 दिनों में इतनी गाइडेंस मिल जाए कि अगर आपने तैयारी नहीं की है या आप रिवाइज करना चाहते हैं चीजों को, तो इसमें हेल्प मिल जाएगी। चलें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले डायनामिक्स में आता है फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स एक एजेंट है, या इसको हम पुश पुल भी कहते हैं। फोर्स क्या होता है? पुश या पुल होता है। ये किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करता है। फोर्स एक एजेंट है जो किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करता है, किसी भी जिस्म की स्टेट को चेंज करता है। कोई भी चीज हो उसकी स्टेट चेंज करता है। अब स्टेट क्या है? स्टेट 2 होती है, या तो रेस्ट में होता है बॉडी या मोशन में होता है। तो कोई भी ऐसा एजेंट जो किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में चेंज करे, उसके मोशन को रोककर रेस्ट में चेंज करे, तो उस एजेंट को फोर्स कहा जाता है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, उसका कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, उसके बाद उसका फार्मूला मैथमेटिकली, फिर उसका एसआई यूनिट। ये मेन चीजें होती हैं फिजिक्स के एमसीक्यूज में आपसे आ सकती हैं। तो इसकी डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट तो ये है फोर्स का। फार्मूला अगर देखें तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ है जो डेफिनेशन देता है फोर्स की, कि फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो मास और एक्सेलरेशन की प्रोडक्ट को फोर्स कहा जाता है। न्यूटन का सेकंड लॉ है, आगे चल के पढ़ेंगे। इसका ऐसा यूनिट है न्यूटन, और ये न्यूटन इक्वल होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये न्यूटन के इक्वल है। ऐसा यूनिट न्यूटन है फोर्स का। फोर्स करता क्या है? फोर्स शेप चेंज कर सकता है, फोर्स स्पीड चेंज कर सकता है, किसी बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का। ये इफेक्ट्स हैं फोर्स के। टाइप्स में फोर्स के टाइप्स कौन से होते हैं? ऐसे फोर्सेस जो दो बॉडीज के, दो ऑब्जेक्ट के टच करने से जनरेट हों, उनको कहते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। और जो जो फोर्सेस दो बॉडीज के टच करने के बगैर जनरेट हों, उनको कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। तो फ्रिक्शन फोर्स है, टेंशन फोर्स है, नॉर्मल जो भी फोर्स आप अप्लाई करते हो, ये कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं। नॉन कांटेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं जो जिनमें फोर्स लगता है दो बॉडीज के बीच में, बट कांटेक्ट नहीं होता उनके बीच में। इनको कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। नेक्स्ट है मोमेंटम। डायनामिक्स में मोमेंटम के बारे में भी पूछा जाता है। तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम एक्चुअली अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। अमाउंट ऑफ मोशन, किसी भी जिस्म में मोशन का कितना मिकदार है, उसको मोमेंटम कहा जाता है। फार्मूला इसका है मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी। मतलब ये प्रोडक्ट ऑफ
mass and velocity. Force था product of mass and acceleration. मोमेंटम है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। किसी भी जिस्म में जब वो मूव करता है तो उसमें जो मोशन की क्वांटिटी होती है, अमाउंट होता है, उसको मोमेंटम कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका फार्मूला याद रखना है, P इक्वल टू एम मल्टीप्लाई वी। यहाँ पे एम मास है, वी वेलोसिटी है, P मोमेंटम को शो किया जाता है। इसी तरह इसका एसआई यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड, या इसको न्यूटन सेकंड भी कहते हैं। मोस्टली एसआई यूनिट इसका न्यूटन सेकंड कहा जाता है। ये इक्वल होता है केजी मीटर पर सेकंड के, क्योंकि इसका यूनिट अगर आप देखेंगे तो मास और वेलोसिटी की प्रोडक्ट है। मास का यूनिट होता है केजी, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो इस तरह ये यूनिट भी है इसका मोमेंटम का। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये टोटल मोमेंटम होता है दो बॉडीज के बीच में कोलियन से पहले, और टोटल मोमेंटम होता है कोलियन के बाद। ये हमेशा इक्वल रहता है, ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो जो टोटल मोमेंटम होता है पूरे सिस्टम का, वो हमेशा सेम रहता है, कोलियन से पहले भी, कोलियन के बाद भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो मासेस जो मूव कर रहे हैं, ये कोलियन से पहले हैं, ये कोलाइड करते हैं, उसके बाद यहाँ पे इसमें इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो अगर मोमेंटम देखेंगे तो दोनों का सेम रहेगा, और इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब कोलाइड से पहले और कोलाइड के बाद वाला मोमेंटम जो होता है वो इक्वल होता है किसी भी सिस्टम में। ये इसका फार्मूला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। प्रॉब्लम आते हैं, बट आई थिंक आपके टेस्ट में नहीं आएंगे प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? ये किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, नेचुरल प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता। कोई भी चेंज आती है अगर उसकी स्टेट में, वो चाहे मोशन वाली स्टेट हो, चाहे रेस्ट वाली स्टेट हो, तो ये इनर्शिया वो प्रॉपर्टी होती है जो उस चेंज को रेजिस्ट करती है। मिसाल के तौर पे आप जब कार में जाते हो तो अचानक ब्रेक लगता है तो आप झटका लेते हो, ठीक है, आप आगे गिरते हो। उसका रीजन ये होता है कि आपका बॉडी जो होता है वो मोशन में होता है, और अचानक ब्रेक लगने की वजह से, रेस्ट में आने की वजह से आपकी बॉडी का इनर्शिया जो है वो आपको मोशन वाली हालत में रखने की कोशिश करता है। तो वो जो रेस्ट वाली हालत है उसको रेजिस्ट करना चाहता है, इस वजह से आप आगे गिरते हैं। तो इसके टाइप्स होते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के 3 लॉज हैं मोशन के। फर्स्ट लॉ, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और इन अ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। ये लॉ ऑफ इनर्शिया या इनर्शिया की जो प्रॉपर्टी है उसी को बता रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा अपनी सेम कंडीशन में रहना चाहता है। वो या तो रेस्ट वाली कंडीशन में तो उसी कंडीशन में रहना चाहेगा, अगर मोशन वाली कंडीशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, अनलेस जब तक उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। मिसाल के तौर पे आप देखते हैं सैटेलाइट होती है, उसमें फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता, उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता स्पेस के अंदर, तो कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्म मोशन में होते हैं। तो अगर किसी बाल को आप फेंकते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो खुद ही रेस्ट में आ जाता है, क्योंकि बाल के ऊपर डिफरेंट एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई हो रहे थे, एक्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से वो रेस्ट में आ गया। तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो वो जिस्म, वो ऑब्जेक्ट अपनी सेम स्टेट में रहना पसंद करेगा। मैंने पैसेंजर का एग्जांपल दिया, जब बस स्टॉप करती है तो वो जर्क करता है, आगे गिरता है, डस्ट बाहर आती है कारपेट से। ये भी एग्जांपल है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, इनर्शिया का। सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ के मुताबिक जो सेकेंड लॉ है ये बताता है फोर्स इक्वल टू एम ए। ये फोर्स की डेफिनेशन देता है और ये स्टेट करता है कि जो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स एक्ट करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन के। किसी भी बॉडी पे जो नेट फोर्स लगता है वो प्रोडक्ट ऑफ मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, और ये फोर्स हमेशा किसके डायरेक्शन में होगा? एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होगा। तो इसमें फोर्स और एक्सेलरेशन का सेम डायरेक्शन होता है। इसके साथ न्यूटन कहता है कि एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास से। मतलब फोर्स ज्यादा लगेगा तो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, अगर मास ज्यादा होता है
तो उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन कम होती है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के साथ एक्सेलरेशन। ये है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ है का मतलब है एवरी एक्शन देयर इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। थर्ड लॉ का मतलब यही होता है कि हमेशा दो पेयर में फोर्सेस होते हैं, एक एक्शन फोर्स होता है, दूसरा रिएक्शन फोर्स होता है, दोनों हमेशा इक्वल और एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो एवरी एक्शन फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। नेक्स्ट है मास और वेट के बीच में फर्क। मास क्या होता है? मास का मतलब है एक्चुअल अमाउंट ऑफ मैटर। अमाउंट ऑफ मैटर मादे की मिकदार। मादे की मिकदार किसी भी ऑब्जेक्ट में उसका मास होता है। ठीक है जी। वेट क्या होता है? वेट एक फोर्स है। वेट एक फोर्स है जो ग्रेविटी एक्सर्ट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसको वेट कहा जाता है। तो यहाँ पे जो मास है इसका यूनिट होता है केजी। क्योंकि वेट एक फोर्स है तो इसका यूनिट न्यूटन होगा। और इसके साथ वेट इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी, रिलेशन टू ग्रेविटी। और ये वेट हमेशा ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। मास कांस्टेंट होता है हर जगह पे, बट वेट कांस्टेंट नहीं होता। अर्थ पे अलग होगा वेट, मून पे अलग होगा, क्योंकि इनकी ग्रेविटी मून की अर्थ की अलग अलग है और वेट ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। तो ये फर्क है मास और वेट के बीच में। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें, मास का यूनिट केजी होता है, वेट का यूनिट न्यूटन होता है। ये कांस्टेंट होता है हर जगह पे, पूरे यूनिवर्स में ये चेंज होता है, डिपेंड करता है ग्रेविटी पे। तो मून पे अलग होगा, अर्थ पे अलग होगा, मार्स पे अलग होगा, हर प्लानेट पे अलग वेट हो सकता है किसी भी एक ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? इसको एफसी कहते हैं। ये वो फोर्स है जो किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवाता है, उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। ये हमेशा इसका डायरेक्शन जो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। ये सर्कुलर पाथ जैसे आप देख रहे हो, इसका सेंटर यहाँ पे, तो इसके सेंटर की तरफ ही हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन होता है। ये डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। और उसके साथ डिस्टेंस, सेंटर से कितना डिस्टेंस वो ऑब्जेक्ट दूर है उस पे भी डिपेंड करता है, और ऑब्जेक्ट के मास पे भी डिपेंड करता है। तो ये फार्मूला है इसका, एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पे जितना मास ज्यादा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स भी ज्यादा होगा। इसी तरह वेलोसिटी ज्यादा होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा होगा। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑब्जेक्ट का ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। बाकी वेलोसिटी और मास के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये वो फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवाता है और इसका डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होता है। दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल और अपोजिट होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवाता है, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ये ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ से लीव करवाना चाहता है, हटाना चाहता है। तो सर्कुलर मोशन को किसी भी ऑब्जेक्ट को खत्म करवाने के लिए जो फोर्स लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, ये अपोजिट होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के। ये हमेशा इसका जो डायरेक्शन होता है आउटवर्ड होता है, बाहर होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर था, इसका अवे फ्रॉम द सेंटर होता है डायरेक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं डायरेक्शन में। नेक्स्ट है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजिट मोशन। वो फोर्स जो मोशन को अपोज करे उसको फ्रिक्शन कहा जाता है, या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट रेजिस्ट रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस। तो दो सरफेसेस के बीच में जो रिलेटिव मोशन है उसको रेजिस्ट करने वाले फोर्स को फ्रिक्शन कहा जाता है। फ्रिक्शन तभी जनरेट होगा जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होंगे। तीन टाइप्स हैं बेसिक फ्रिक्शन के। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ये वो फ्रिक्शन है जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में हो, किसी जगह पे किसी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे पड़ा हो, तो उस टाइम जो फ्रिक्शन होती है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है। इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पे देखें, ये एक ऑब्जेक्ट है जो किसी सरफेस पे पड़ा है। ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पोजीशन में, और इस टाइम जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगी।
जब नो मोशन होता है, मोशन नहीं होगा, रेस्ट वाली पोजीशन में होगी, तो उस टाइम पे जो फ्रैक्शन होती है वो स्टैटिक फ्रैक्शन होती है। दूसरा होता है स्लाइडिंग फ्रैक्शन, रेजिस्ट ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग अक्रॉस सरफेस, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर स्लाइड करे उस टाइम पे जो फ्रैक्शन होती है, जनरेट होती है, उसको स्लाइडिंग फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है, स्लाइडिंग मोशन है, तो उस टाइम पे स्लाइडिंग फ्रैक्शन प्रोड्यूस होती है। थर्ड है रोलिंग फ्रैक्शन, जब कोई ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर रोल करे तो उस टाइम जो फ्रैक्शन जनरेट होती है उसको रोलिंग फ्रैक्शन कहा जाता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन में है, रोलिंग कर रहा है, तो उस टाइम पे उस फ्रैक्शन को रोलिंग फ्रैक्शन कहा जाता है। इन तीनों में से स्टैटिक फ्रैक्शन सबसे ज्यादा होती है। तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, हम वॉक कर सकते हैं फ्रैक्शन की वजह से, व्हीकल्स मूव कर सकते हैं फ्रैक्शन की वजह से। डिसएडवांटेज ये है कि वियर और टीयर काज कर सकता है, हीट प्रोड्यूस करता है इंजन के अंदर, उनकी एफिशिएंसी कम होती है इस वजह से। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं। तो यहाँ पे प्रैक्टिस 1 है, इसको सॉल्व करते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज, क्या कहते हैं? स्पीड, रेस्ट, इनर्शिया, फोर्स आपने बताना है। Quantity of matter contained in a body called, quantity of motion contained in a body is called, law of conservation of momentum defines that the total moment of a system of two bodies before and after collision, यहाँ पे remains constant है, retains more momentum, loses some momentum, none of the above आपने बताना है। पांचवा है weight of body can be measured using a spring balance. It differs from place to place because of the variation in acceleration, gravitational pull, and velocity, size of spring. 6. It is easier to push an empty shopping cart than a full one because the filled cart has more mass than the empty one. दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड, यहाँ पे आपने बताना है। आई होप कि आपने इसके आंसर दे दिए होंगे। अब इनको सही जवाब बताता हूँ और आप कंपेयर करके अपना स्कोर बता सकते हैं कमेंट्स में। तो फर्स्ट का है सी इनर्शिया, सेकंड का है क्वांटिटी ऑफ मोशन, मोमेंटम कहा जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ तो रिमेन्स कांस्टेंट होता है इसमें। तो वेट जो है डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल पुल पे, ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पर फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के, ऑप्शन सी सही है। 7 देखें यहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड, किस तरफ होता है आपने जवाब देना है। तो इसका सही जवाब होगा सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड द सेंटर देता है। फ्रैक्शन अपोजिट मोशन बिटवीन टू बॉडीज इन कांटेक्ट बिकॉज ऑफ चार्ज ऑन बॉडी, वेट ऑफ बॉडीज, रफनेस ऑफ सरफेस, नन ऑफ द अबव। तो फ्रैक्शन कहाँ पे ज्यादा होती है? रफ सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे फ्रैक्शन नहीं होती। 9 है, which statement is true for limiting fractional force? Limiting fractional force, यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। It is greater than rolling fraction, it is greater than sliding fraction, it is greater than kinetic fraction, all of the true। तो यहाँ पे आपने जवाब देना है, इसका होगा ऑल ऑफ द ट्रू। लिमिटिंग फ्रैक्शन फोर्स जो होता है सारी फ्रैक्शन से ज्यादा होता है, ये स्टैटिक फ्रैक्शन में होता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन को लिमिटिंग फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मूवमेंट या टार्क, ये भी आपके सिलेबस में है। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को टर्न कराए तो उस इफेक्ट को कहते हैं टार्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स कहा जाता है। तो ये डिपेंड करता है फोर्स के मैग्नीट्यूड पे, जितना फोर्स ज्यादा होगा उतना टार्क ज्यादा बढ़ेगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पाइवट और फुलक्रम, जो फिक्स्ड पोजीशन होती है जहां पे कनेक्ट होता है उस पोजीशन से, और जहां से फोर्स अप्लाई किया जाता है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है उस पर डिपेंड करता है। टार्क जो है इक्वल होता है टाई इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड टार्क। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका एसआई यूनिट है न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर एसआई यूनिट है टार्क का। किसी भी ऑब्जेक्ट में टर्निंग इफेक्ट जब आता है उसको टार्क कहा जाता है। और ये जो मूवमेंट्स है या टार्क है, इसका डायरेक्शन होता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। कोई भी बॉडी टर्न करती है या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स का मतलब क्या है? सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स अबाउट अ पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स अबाउट दैट पॉइंट। तो एक पॉइंट पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स का सम हमेशा इक्वल होता है, इसको प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन भी कहते हैं इसको। न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ है, इसको भी देखते हैं। एवरी बॉडी इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी
other body with a force which is directly proportional to the product of mass and inversely proportional to the square of distance between their centers। तो ये न्यूटन्स का ग्रेविटेशन लॉ कहता है कि हमारी कायनात में, हमारे यूनिवर्स में हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर बिटवीन द डिस्टेंस। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है दो बॉडीज के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास। लेट्स सपोज दो बॉडीज है, मास 1 और मास 2 यहाँ पे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच में जो डिफरेंस है और डिस्टेंस है उनके स्क्वायर के। तो यहाँ पे ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला है, ये याद करना है। फार्मूला आ सकता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे G जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू होता है, जैसे स्मॉल g का वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी तरह यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू भी आपको याद रखना है, और जी का पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला भी आपको याद हो आ सकते हैं। और ये जो न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ है इसके बारे में पूछते हैं कि ये कंसिस्टेंट किससे है, हम आहंग किसके साथ है, तो ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ कि हम आहंग है, ठीक है, ये कंसिस्टेंट है विथ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके साथ एक और पॉइंट, अर्थ का मास दिया गया है टेक्स्ट बुक में, तो वो पूछ सकते हैं अर्थ का जो मास है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, तो ये भी आ सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज 2 है, इसको सॉल्व करते हैं। मोशन ऑफ फॉलिंग बॉडी टुवर्ड्स अर्थ इज ड्यू टू, किस वजह से होता है फॉलिंग बॉडी का मोशन? वेटलेसनेस की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होगा, ऑप्शन बी सही है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होल्ड्स बिटवीन एवरी टू ऑब्जेक्ट्स ऑन द, यहाँ पे न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कहा गया था अर्थ पे, जुपिटर पे, मून पे, यूनिवर्स में, तो यूनिवर्स में कहा गया था, यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जी, जी का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? तो इन्होंने ऑप्शन में ही सारे सेम दिए हैं, तो यहाँ पे कोई भी ले, ये इसका वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अर्थ, टुवर्ड्स द सन, टुवर्ड्स द मून, अवे फ्रॉम द अर्थ। तो ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ की टुवर्ड्स द अर्थ, ऑप्शन ए सही होगा। डैश वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन? न्यूटन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of mass inversely to square of distance between bodies, distance between bodies, या बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे ये सही है, बोथ ए बी ये दोनों सही हैं, जहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा 7 6 का। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज रिपल्सिव, अट्रैक्टिव, बोथ, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, अट्रैक्टिव। तो ये प्रैक्टिस 2 थी, आपको यहाँ पे सॉल्व करना था। तो प्रैक्टिस 1 और प्रैक्टिस 2 में आपने कितना स्कोर लिया है उसका जरूर बताएं। नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को कहते हैं, इसका यूनिट जूल होता है। कोई भी एनर्जी हो उसका यूनिट जूल होगा, किसी भी टाइप की एनर्जी हो। तो एनर्जी के फॉर्म्स होते हैं, मेजर 2 कैटेगरीज हैं एनर्जी की, एक है काइनेटिक, दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी possessed by an object due to its motion is called kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है किसी बॉडी के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर, उसको काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। इसका यूनिट भी जूल होगा, ठीक है जी। इसको दूसरे टर्म्स में डिफाइन करते हैं, वर्क रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ बॉडी ऑफ अ गिवन मास फ्रॉम रेस्ट टू इट्स स्टैटिक वेलोसिटी। तो कोई भी जिस्म होता है, मूव करता है, तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को मेंटेन करता है अनलेस कोई चेंज स्पीड में या वेलोसिटी में ना आ जाए। मैथमेटिकली काइनेटिक एनर्जी is a product of mass and square of velocity divided by 2। तो ये फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, के ई इक्वल टू 1/2 mv²। तो इसके बेसिस पे प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जितना मास ज्यादा होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उस बॉडी में।
इसी तरह स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की स्पीड पे भी डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा स्पीड होगी काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी में उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे एक एमसीक्यू है, इफ अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी विल बी, तो काइनेटिक एनर्जी 1 जूल होगा। यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? एनर्जी दैट बॉडी possesses by virtue of its position, shape और state of सिस्टम। तो यहाँ पर वो एनर्जी जो रेस्ट की वजह से बॉडी के अंदर हो उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोजीशन की वजह से, शेप की वजह से या सिस्टम की स्टेट की वजह से जो एनर्जी होती है किसी भी बॉडी में उसको पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। तो डिफरेंट टाइप्स के पोटेंशियल एनर्जी होते हैं, जैसे पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी का जो यूनिट होता है ऐसा यूनिट इसका भी जूल होता है जैसे काइनेटिक एनर्जी का है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है? जैसे कोई बॉडी हाइट पे जाती है तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है। इसके साथ स्ट्रेच स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसी तरह जो फूड होता है, प्लांट्स के अंदर जो एनर्जी होती है, फूड के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसी तरह इसका फार्मूला है P इज इक्वल टू mgh। इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास, ग्रेविटी एंड हाइट। mgh ये मास है, ये ग्रेविटी एंड हाइट। हाइट पे ज्यादा होगी पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी की। तो यहाँ पर अ बॉडी ऑफ मास 1 kg लिफ्टेड थ्रू हाइट ऑफ 1 मीटर, द एनर्जी possessed इन अ बॉडी विल बी, जी को अगर हम 10 मीटर पर सेकंड कहते हैं तो यहाँ 1 kg है, मास मतलब 1000 है, तो यहाँ पे आपका 1000 जूल होगा क्योंकि kg पर मीटर है। तो इसका आंसर डी सही होना चाहिए। तो यहाँ तक ये हमारा क्लास था। इसमें हमने तकरीबन मेजर पोर्शन फिजिक्स का कर लिया है। यही टॉपिक दिए गए हैं आपके सिलेबस में। कोई भी सवाल पूछना हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमने कोशिश की है कि बहुत आसान वे से जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं हर टॉपिक की वो आपके साथ डिस्कस की हैं। तो फिजिक्स का गेस्ट पेपर भी आपसे लिया जाएगा इस वीक इंशाल्लाह, उसकी भी आप तैयारी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।